हम जानते हैं कि आर्यों को विदेशी बतलाने की नींव भाषाई आधारों पर डाली गई। इन आधारों के खोखलेपन की एक परत हम अपनी पिछली चर्चा में हटा चुके हैं। आज हम कुछ अन्य भाषाई आधारों पर चर्चा करते हुए यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में आर्य विदेशी थे अथवा भारतीय वैदिक लोगों को ही विदेशी आर्य बताने का कोई षड्यंत्र रचा गया। आज की चर्चा में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हम चर्चा करेंगे यूरेलिक भाषा में इंडो ईरानियन भाषा के शब्द मिलने के ऊपर, और इस चीज को आर्यों को विदेशी होने के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, पूर्वी यूरोप में पाई जाने वाली यूरेलिक भाषाएं फिनिश व हंगेरियन नॉन इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं, लेकिन इनमें ईरानी व संस्कृत जैसी इंडो यूरोपियन भाषाओं के शब्द मिलते हैं। आर्यों को विदेशी बताने वालों ने इस पर तर्क दिया कि दक्षिण रशिया से निकले हुए आर्य कुछ समय के लिए पूर्वी यूरोप के इन इलाकों में बसे होंगे, जिस कारण यहाँ की भाषाओं में उनके इंडो यूरोपियन शब्द आ गए। उसके बाद वे मध्य एशिया गए और फिर वहां से ईरान और भारत में जाकर बस गए। लेकिन जरा सा ध्यान देने पर यह कहानी एकदम उल्टी साबित होती है, क्योंकि इन यूरेलिक भाषाओं में तो संस्कृत के शब्द मिलते हैं, लेकिन संस्कृत में कोई भी यूरेलिक शब्द नहीं मिलता। अब इससे साबित क्या होता है? यह कि भारत से लोग बाहर गए, ना कि बाहर से लोग भारत में आए। कैसे? देखिए, सामान्यतः भाषाओं में शब्दों का जो आदान प्रदान है वो दोनों दिशाओं में होता है, यानी पहली भाषा दूसरी के कुछ शब्द समाहित कर लेती है और दूसरी भाषा पहली के कुछ शब्दों को समाहित कर लेती है। जैसे हिंदी में अंग्रेजी के कई शब्द आ गए हैं और अंग्रेजी में भी हिंदी के कई शब्द चले गए हैं। अंग्रेज जहां भी गए वहां की भाषा के शब्द अंग्रेजी में जुड़ गए और अंग्रेजी के शब्द उन देश की भाषाओं में जुड़ गए। यानी शब्दों की जो बोरोइंग है वो अक्सर टू वे होती है। वन वे तभी हो सकती है जब निकले हुए लोग वापस आकर कुछ नए शब्द ट्रांसमिट न कर पाए हों। जैसे कि इतिहास के ही उदाहरणों से आप समझिए, अतीत में टर्की और अरब के कई हमलावर भारत में आए और यहाँ पर शासन किया। इससे यहाँ की भाषाओं में तो कई टर्किश और अरेबिक शब्द आ गए, लेकिन वे लोग वापस लौटकर अपने इलाके में नहीं गए, इसलिए यहाँ की भाषाओं के जो शब्द थे वो उनके इलाके में नहीं पहुंच सके। नतीजतन टर्की व अरब की भाषाओं में यहाँ की भाषाओं के शब्द नहीं मिलते, जबकि यहाँ की भाषाओं में उनके शब्द मिल जाते हैं। अब एक और उदाहरण से भी समझिए। 18वीं सदी में कुछ लोग भारत से निकलकर फिजी, मॉरिशस व सूरीनाम में बस गए थे। आज उनकी हिंदी में फिजी, मॉरिशस व सूरीनाम की भाषाओं के कई शब्द बोले जाते हैं। इसी प्रकार फिजी, मॉरिशस व सूरीनाम के लोगों ने भी अपनी भाषा में हिंदी के कई शब्दों को समाहित कर लिया है। लेकिन यहां से गए उन लोगों ने कभी भारत आकर अपनी भाषा में किसी साहित्य आदि की रचना नहीं की, इसलिए यहाँ की हिंदी में फिजी, मॉरिशस व सूरीनाम की भाषाओं के शब्द नहीं आ पाए, जबकि वहां की भाषाओं में हिंदी के शब्द हमें मिल जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि यूरेलिक भाषाओं में संस्कृत के शब्द मिलना, किंतु संस्कृत में कोई भी यूरेलिक शब्द ना मिलना क्या साबित करता है? शायद यही कि पूर्वी यूरोप के इन इलाकों में भारत से निकले हुए लोग पहुंचे थे, उन्हीं के द्वारा यूरेलिक भाषाओं में यहाँ के शब्द पहुंचे और वे लोग कभी भारत वापस लौटकर नहीं आए, इसलिए वहां के शब्द यहाँ की भाषाओं में समाहित नहीं हो सके। अब भाषाई आधारों पर एक और पॉइंट हम देखते हैं कि आज कौन सी ऐसी भाषा है जो उस तथाकथित प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा के सबसे करीब है। देखिए, जब वैदिक संस्कृत व मूल भाषा नहीं मानी गई तो अपने आप यह भी मान लिया गया कि भारत भी वह मूल स्थान नहीं रहा होगा। अब जबकि इस आधार पर तो विश्व के किसी भी इलाके को वह मूल स्थान नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा यानी जो मूल भाषा है उसका तो कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला। अब जब मूल भाषा का कोई अता पता नहीं है तो हमें यह देखना चाहिए कि इंडो यूरोपियन भाषाओं में वो कौन सी भाषा है जो सबसे प्राचीन है। फिर तो उसी को मूल भाषा के सबसे नजदीकी भाषा मानना चाहिए, और जिस इलाके में यह भाषा बोली जाती रही होगी वही इलाका या फिर उसके आसपास का ही कोई इलाका वो प्राचीन मूल स्थान रहा होगा जहाँ प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग रहा करते थे। विद्वान चाइल्ड इस विषय में काम करने वाले सबसे पुराने विद्वानों में से एक है। उन्होंने 72 बेसिक कॉग्नेट प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्दों की लिस्ट बनाई, जिसमें से संस्कृत में सबसे अधिक यानी कि 70 शब्द थे। अधिकतर विद्वानों ने दक्षिण रशिया को वह मूल स्थान घोषित किया था। रशियन भाषा स्लेविक से संबंधित है। अगर मूल स्थान वह था तो सबसे अधिक कॉग्नेट प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द संस्कृत में नहीं स्लेविक में पाए जाने चाहिए थे। संस्कृत में सबसे ज्यादा पाए जाने का मतलब यह है कि संस्कृत ही उस प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा के सबसे करीबी भाषा है।
इसके अलावा व्याकरण की दृष्टि से भी संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा दिखाई पड़ती है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार में। देखिए, भाषाओं के व्याकरण का अध्ययन करते हुए विद्वान लॉकवुड ने भी यही निष्कर्ष निकाला था कि संस्कृत भाषा ही उस प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा के सबसे करीब की भाषा कही जा सकती है। संस्कृत में 3 जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। संस्कृत में सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल तीनों मिलते हैं। सिंगल, जिसके लिए हम इंग्लिश में आई बोलते हैं, संस्कृत में अहम यूज होता है। ड्यूअल यानी कि V2, उसके लिए संस्कृत में आवाम यूज होता है। और प्लूरल यानी कि इंग्लिश का वी, उसके लिए वयम यूज होता है। संस्कृत में 8 केसेस भी मौजूद हैं। इंडो यूरोपियन भाषा सिस्टम का इसमें फुल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखता है। कोई अन्य भाषा यह पूर्णता नहीं रखती है। किसी में जेंडर्स की कमी है, किसी में नंबर्स की कमी है, किसी में केसेस की कमी मौजूद है। जैसे ग्रीक में हमें 5 ही केस दिखते हैं। ग्रीक और लैटिन में अब ड्यूअल के कुछ ही अंश बचे हैं जो कि अब चलन में नहीं है। और व्याकरण के अलावा वैदिक संस्कृत में मौजूद पिच एसेंट का महत्व भी इसकी प्राचीनता दर्शाता है। देखिए, आज की क्लासिकल संस्कृत और वैदिक संस्कृत में मौजूद कई भिन्नताओं में से यह भी एक भिन्नता है कि क्लासिकल संस्कृत में आपको पिच एसेंट सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैदिक संस्कृत में है। जैसे वयम में यदि व पर हाई टोन रखी तो अर्थ कुछ और हो जाएगा, और यदि या पर हाई टोन रखी तो अर्थ कुछ और हो जाएगा। यही चीज ग्रीक भाषा में भी पाई जाती है और थोड़ी मात्रा में यह चीज लिथुआनियन भाषा में भी पाई जाती है, किंतु पूर्णतः यह केवल वैदिक संस्कृत में पाई जाती है, जो कि इसकी अपने भाषा परिवार की अन्य भाषाओं से प्राचीनता को सिद्ध करती है। वैदिक संस्कृत की इस प्राचीनता को स्वीकार करते हुए विद्वान ग्रिफिथ मानते हैं कि ग्रीक और लैटिन भाषाओं की जड़ें वैदिक संस्कृत में नजर आती हैं। अब देखा जाए तो बेसिक कॉग्नेट प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड्स हों, व्याकरण हो या फिर पिच एसेंट्स की बात हो, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि वैदिक भाषा अन्य सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं से अधिक प्राचीन है। यानी यह उस प्राचीन मूल भाषा के सबसे अधिक करीब है। यानी वह प्रोटो इंडो यूरोपियन होमलैंड भी वैदिक संस्कृत के इलाके अर्थात वैदिक इलाके के ही करीब रहा होगा। यह संभव है कि वैदिक इलाका ही वह मूल स्थान रहा होगा। भाषाविदों ने भी शुरुआत में यही निष्कर्ष निकाला था, लेकिन बाद में जब षड्यंत्रों का दौर शुरू हुआ तो फिर सीधी सी कहानी में सब कुछ उलट पुलट करके न जाने कहां से आर्य आक्रमण सिद्धांत गढ़ दिया गया। अब भाषाई आधारों पर हम एक चौथा पॉइंट भी आज देख लेते हैं, वह है भौगोलिक तथ्य। देखिए, अधिकतर यही पाया गया है कि बड़ी नदियों के नाम हजारों साल तक नहीं बदलते, भले ही वहां के लोगों की भाषा पूरी तरह से बदल जाए। आर्य आक्रमण सिद्धांत के समर्थक विद्वान माइकल विर्त्जल भी यही मानते हैं कि नदियों के नाम वहां के प्राचीन भाषा की पहचान कराने में बड़े सहायक होते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि रेड इंडियंस अमेरिका के मूल निवासी थे, लेकिन आज अमेरिका में रहने वाले अधिकतर लोग बाहरी हैं। आज अमेरिका में रेड इंडियंस भाषा लगभग नहीं बोली जाती, वहाँ अधिकतर लोग इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन आज भी अमेरिका की कई नदियों व इलाकों के नाम रेड इंडियन भाषा से ही हैं, जैसे मिसिसिपी, मैसाचुसेट्स आदि। चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, यूरोप के लगभग सभी देशों की प्रमुख नदियों के नाम वहाँ आज चलने वाली भाषा से नहीं है, सब प्राचीन भाषा के नाम हैं। अमेरिका और यूरोप से अब हम आते हैं भारत में। उत्तर भारतीय नदियों के नाम सामान्यतः वैदिक संस्कृत से हैं या संस्कृत से निकली हुई भाषाओं से हैं। यह साफ दर्शाता है कि यहाँ की प्राचीन भाषा संस्कृत है और वैदिक लोग यहीं के निवासी थे। लेकिन आर्यों को विदेशी बतलाने वाले माइकल विर्त्जल जैसे विद्वान कहते हैं कि यह ताज्जुब की बात है कि भारत की नदियों के नाम संस्कृत में है, ना कि यहाँ की किसी प्राचीन भाषा में, जैसे कि हमें यूरोप में मिलते हैं। यानी जब भी ऐसे लोगों को कोई ऐसा तथ्य मिलता है जो इनके सिद्धांत को गलत सिद्ध करे, तो यह ताज्जुब तो कर लेते हैं, लेकिन यह स्वीकार नहीं कर सकते कि इनका सिद्धांत गलत है। देखिए, आर्य सिद्धांत कहता है कि आर्यों ने भारत में आते ही ऋग्वेद की रचना शुरू कर दी थी, और जिस इलाके में ऋग्वेद की रचना हुई वहां सिंधु घाटी सभ्यता पहले से मौजूद थी। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों पर आधारित एक उन्नत सभ्यता थी। नदियों पर आधारित ऐसी उन्नत सभ्यता में वहां की नदियों व इलाकों के नाम उनकी अपनी भाषा में रहे होंगे। अगर ऐसा होता तो विदेश से आए आर्य जब अपना ऋग्वेद रचना शुरू करते तो उसमें हर हाल में सिंधु घाटी के इलाके व नदियों के नाम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मूल भाषा में ही दर्ज हुए होते। जैसे मान लो कि दक्षिण भारत के लोग सिंधु सभ्यता के मूल निवासी होते, तो ऋग्वेद में यहाँ के किसी इलाके या नदी का नाम द्रविड़ीय भाषा जैसा जरूर होता। यूरोप में देखिए, करीब 4500 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन वहाँ की कई नदियों के नाम वही प्राचीन भाषा में मौजूद हैं। यानी आर्यों के भारत में आने से हजारों साल पहले भी अगर वहां कोई भाषा चलन में होती, तब भी ऋग्वेद में नदियों व इलाकों के नाम उस भाषा के दर्ज होते। लेकिन
यह सारे नाम संस्कृत में हैं, जो कि साफ दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही वैदिक सभ्यता थी और वैदिक संस्कृत ही वहां की मूल भाषा थी। देखिए, भारत के प्राचीन संस्कृत भाषी लोगों को विदेशी आर्य बतलाने के लिए मुख्य रूप से भाषाई आधारों का ही सहारा लिया गया है, जबकि भाषाई तौर पर भी ऐसा कोई आधार नहीं था जो इस दावे की पुष्टि करता हो। बल्कि भाषाई आधारों का गहनता से विश्लेषण करने पर हमने यह पाया कि वैदिक संस्कृत सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं से प्राचीन दिखती है। यूरेलिक भाषाओं में संस्कृत से हुई वन वे बोरोइंग मिलती है। भारतीय नदियों के नाम संस्कृत में ही मिलते हैं। यह और ऐसे अनेकों भाषाई तथ्य हमें मिलते हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि ना तो कोई आर्य नाम की नस्ल हुआ करती थी और ना ही कोई विदेशी आर्य भारत में आए थे, बल्कि प्राचीन संस्कृत भाषी लोग ही भारत के मूल निवासी थे। उन्हीं को आप वैदिक लोग कह सकते हैं, उन्हीं को आप मूल निवासी कह सकते हैं। मशहूर पाश्चात्य भाषाविद हॉक भी यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि आर्य आक्रमण सिद्धांत के लिए या आर्यों को विदेशी साबित करने के लिए जो भाषाई तथ्य दिए जाते हैं वे किसी भी मजबूत आधार पर नहीं टिके हुए हैं। अब अगली क्लास में हम टेक्सचुअल आर्गुमेंट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे उनसे क्या तस्वीर उभरती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।